everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और as you can see, you can't see me. तो वो इसलिए because I just told you guys कि I'm moving houses, तो उस वजह से अभी सब कुछ messed up है. तो all I could do is find my laptop and my pen tab इस पूरे messed up घर में. तो इसीलिए ऑडियो से काम चला लो. बट तुम्हें तो पढ़ाई से मतलब है, तो पढ़ाई करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन की एंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, चाहे आप सीबीएसई के लिए बैठ रहे हो, चाहे जेई के लिए, चाहे नीट के लिए. अच्छे कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस वीडियो में ऐसा होने वाला है कि आई वुड give you a few questions from whatever we have done up tak and we'll solve them together. They would include previous year questions या फिर और कोई important questions जो मुझे लगे जो concept building में काम आएंगे. मैं particularly topic wise questions उठाऊंगी कि ये topic क्या था, इसमें से ऐसे ऐसे type के questions पूछे जा सकते हैं, या ये topic क्या था, इसमें से ऐसे ऐसे type के questions पूछे जा सकते हैं, things like that. तो द नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे पहले ये सब कंटेंट जो भी है ये देख के रखना, अच्छे से समझ लेना. छोटी सी भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो तुम लोग पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड आगे की बातें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगी. टेलीग्राम चैनल आई होप सब्सक्राइब कर लिया है. अगर अभी तक नहीं करा है तो भाई कर लो. ये है चैनल आंचल अरोड़ा, ठीक है. इस पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी पे इंफॉर्मेशन आएगी कि नेक्स्ट वीडियो के टाइमिंग्स क्या होंगे. मोस्ट प्रोबेबली 10:30 AM ही होगा, बट 11 AM भी हो सकता है. और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी. अब तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस को सॉर्ट किया जाएगा. और अगर तुम चाहते हो कि वो वीडियो फॉर्म में ना आए, वो हम लाइव साथ में करें, तो भी तुमको मुझे बताना है इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दैट यू वॉन्ट दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस टू बी लाइव. जितने ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उतना आई विल नो कि भैया हाँ लाइव करना है, वरना फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. ऑल्सो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पोल भी डालूंगी फॉर द नेक्स्ट वीडियो ओनली. तो उस पर भी आप बता सकते हो कि आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डिंग वुड बी फाइन. ठीक है जी. तो चलो शुरू करते हैं. उससे जस्ट पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में करा है या लास्ट वीडियो में कवर करा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने. उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस बहुत कम किए, ठीक है. कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस और कराऊंगी मैं. अभी तक जो लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया उस पर 10 से 12 क्वेश्चंस और कराने हैं मुझे, तो अभी बहुत कम किए. तो अभी ये वाला क्वेश्चन रीड करो जरा और इसको समझो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ. पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ. मैं तो करा ही रही हूँ यार, मैं कहाँ जा रही हूँ. पॉज इट. Okay, the question says 2 grams of gas X has the same volume as 2 grams of nitrogen gas at NTP. Okay, N2 गैस है, ठीक है, इसको NTP पे लिया, और एक और कोई गैस है X, इसको NTP पे लिया, और उन्होंने बोला कि इसके 2 ग्राम की जो भी वॉल्यूम थी वो इसके 2 ग्राम की वॉल्यूम के इक्वल है NTP पे. और मोलर मास ऑफ X पूछ लिया हमसे. अब समझते हैं चीजें. मोलर मास ऑफ एक्स का मतलब क्या है? क्या मुझे इस स्टेटमेंट के मायने पता है? मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, राइट. तो एक्स के 1 मोल का मास हमें वो पूछ रहा है, तो मुझे एक्स के 1 मोल तक पहुंचना है. और तुम्हें लगेगा कि अरे मैम मोल्स का फॉर्मूला तो मुझे आता है, गिवन मास बाय मोलर मास. ना तुम्हें मोल्स दिए उसने, ना तुम्हें मोलर मास दिया उसने. इस फॉर्मूले में 2 चीजें मिसिंग है. सिर्फ गिवन मास है तुम्हारे पास, तो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते. अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं दोबारा. हमें क्या पता है? अपन लोग को ये पता है कि 2 ग्राम अगर मैं इस गैस का लूं तो उसकी वॉल्यूम इज सेम एज 2 ग्राम नाइट्रोजन के. ठीक है. तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ठीक है, अगर 2-2 ग्राम की वॉल्यूम इक्वल है, मान लेते हैं ये 2-2 ग्राम की वॉल्यूम V है, ठीक, तो 1-1 ग्राम की वॉल्यूम भी इक्वल होगी. अगर 2-2 ग्राम की वॉल्यूम इक्वल है तो 1-1 की भी वॉल्यूम इक्वल होगी. तो 10-10 की भी इक्वल होगी. हाँ, वो कह तो रहा है कि अगर मैं सेम अमाउंट लूं तो उन दोनों की वॉल्यूम सेम है, कह रहा है वो.
और ये सब कुछ एनटीपी पे चल रहा है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा ओके, दो दो की इक्वल, एक एक की इक्वल, तो नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 28 ग्राम्स पर मोल होता है। तो मतलब इसके 28 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी एनटीपी पे? अगर दो दो की इक्वल है वो कह रहा है, तो हमने उसकी बात मान ली। हमने सोचा इसका मतलब एक एक की इक्वल होगी, इसका मतलब 10-10 की इक्वल होगी। अब हम सोच रहे हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन की वॉल्यूम एनटीपी पे क्या होती है? 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 28 ग्राम्स नाइट्रोजन गैस का मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन। और एनटीपी पे इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। परफेक्ट। ओ भाई साहब, यही वॉल्यूम एक्स की कब होगी? जब वो भी 28 ग्राम का। और ये वॉल्यूम, ये 22.4 लीटर, एक मोल की वॉल्यूम होती है एट एनटीपी। दुनिया की कोई भी गैस एनटीपी पे एक मोल ले लोगे तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर्स। तो एक्स के एक मोल की बात पता चल गई। तो एक्स का मोलर मास भी कितना हुआ? 28 ग्राम। दोबारा सीखें, कहीं फंस गए तो दोबारा से शुरू करते हैं। देखो देखो, शुरू से शुरू, सुनो सुनो सुनो। 2 ग्राम एक्स जो है और 2 ग्राम नाइट्रोजन जो है, इनको जब हमने लिया एनटीपी पे तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल आ रही थी। इस लॉजिक से मुझे ऐसा लगा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन की जो भी वॉल्यूम होगी वही 1 ग्राम एक्स की होगी। परफेक्ट है ना? और मुझे ये पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन मोलर मास, एक मोल का मास अगर मैं लूं तो उसमें 22.4 लीटर होगी उसकी वॉल्यूम। होगी एक मोल का मास, एक मोल की वॉल्यूम। और यही वॉल्यूम एक्स की कब होगी? जब उसका मास भी 28 ग्राम हो। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन और 28 ग्राम एक्स की वॉल्यूम है 22.4 लीटर, जो क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब एक्स की मोलर वॉल्यूम भी 22.4 लीटर्स है। तो एक्स को एक मोल लोगे तो उसकी वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। तो इस एक मोल का मास कितना दिख रहा है? 28 ग्राम्स। इसका मतलब एक्स का मोलर मास क्या है? 28 ग्राम्स। समझ गए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ये बात समझे, और अगर समझे तो होल्ड दैट थॉट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको कल के क्वेश्चंस में कराने वाली हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूला और इस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। तो देख लो भाई, दो गैसेस थी एक्स और नाइट्रोजन, दोनों के 2-2 ग्राम की वॉल्यूम इक्वल थी। तो हमने कहा अगर 2-2 ग्राम की इक्वल है तो 1-1 ग्राम की भी इक्वल होगी एनटीपी पे, तो 28-28 ग्राम की भी इक्वल होगी। बट ओ भाई साहब, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो मोलर मास होता है, और 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है एक मोल। एक मोल में 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे। ओ भाई, इसका मतलब मोलर मास ऑफ एक्स और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल है, क्योंकि दोनों के 28 ग्राम मोलर वॉल्यूम जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका मतलब एक्स का 1 मोल भी 28 ग्राम्स ही वे करेगा। मोलर मास ऑफ एक्स इज 28 ग्राम्स। ठीक है, आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। शब्द का मतलब समझते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब मास की टर्म्स में जो फॉर्मूला कहता है वो होता है उसका टोटल मास, जिसकी बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल मास ऑल ओवर इंटू 100। परसेंटेज है ना। अब ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ये तुम्हें फॉर्मूला रटवाया जाता है, पर अगर हमें इसके मायने समझने हैं तो मैं कैसे समझूंगी? मतलब अगर कोई कहे कि एक कंपाउंड है जिसमें 70% कोई एलिमेंट एक्स है, इस बात का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड का लूं ना, अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड का लूं
तो उसमें से 70 ग्राम होगा X और बाकी 30 ग्राम्स कुछ और होगा, वो लिख के देगा क्या हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 70% कॉम्पोजिशन। मतलब अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो 70 ग्राम्स ऑफ एक्स है फॉर एवरी 100 ग्राम कंपाउंड्स, और परसेंटेज निकालेंगे तो 70% आएगा। उस चीज का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ओवरऑल इनटू 100 परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है। पर मायने समझना जरूरी है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम मान लूं तो उसमें से पक्का पक्का 40 ग्राम कार्बन होगा। ये मायने होते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम एम्पेरिकल में, पर उससे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं। उस चीज का टोटल मास अपॉन टोटल मास ओवरऑल इनटू 100। ये ब्लू विट्रियोल में हमें ये बताना है कि परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का जो भी टोटल मास होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 ना देखना बस, 5 भी ना देखना बस, ये 5 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 9 ऑक्सीजन है। एक का मास मालूम है क्या मुझे? एक का 16 होता है, तो 9 का कितना हुआ? टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मुझे न्यूमरेटर में, सारे ऑक्सीजन के मासेस का सम। तो टोटल मास कितना हो गया? 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास ऑफ दैट कंपाउंड। ओवरऑल मास निकाल लेंगे, क्या होगा? सल्फर का मास प्लस 9 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 1। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 10 हाइड्रोजन है, तो यहां से ओवरऑल मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन क्या ये आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन? क्या ये चीज परसेंटेज कॉम्पोजिशन है? इंटू 100 कर लेना फॉर परसेंटेज। ठीक, ऐसे ही अगर इसमें परसेंटेज सल्फर पूछे तो सल्फर का मास, एक ही सल्फर है 32 डिवाइडेड बाय ये जो भी टोटल है इंटू 100। परसेंटेज हाइड्रोजन, टोटल मास ऑफ वो चीज, हाइड्रोजन 10 है तो टोटल मास हो जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय जो भी ओवरऑल टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इंटू 100। ऐसे आएगी आपकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर डायरेक्टली पूछी, पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के मायने अगर समझने हैं तो ऐसे समझ आएंगे। इन चीजों को अभी हम यूज करेंगे आगे, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सल्फर था तो हमने एक ही सल्फर का मास लिया, 10 हाइड्रोजन थे तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन 10 इंटू 1 करके आया। टोटल 9 ऑक्सीजन थे तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन 9 इंटू 16 करके आया है। इस चीज को यहां पे यूज करना है, समझो ध्यान से। अ कंपाउंड हैज 11.5% सोडियम, व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड? समझना ध्यान से, इसमें शब्दों का यूज बहुत जरूरी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है, मैंने बोला ठीक है। मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब हुआ? ये मोलर मास कब से मिनिमम मैक्सिमम होने लगा? मोलर मास तो मोलर मास होता है, तो उसने ये मिनिमम लिख के क्यों दिया है हमें? कुछ तो कैच होगा, वरना क्या मतलब बनता है मिनिमम लिख के देने का? क्या मतलब बनता है? लॉजिक समझो। अब देखो, ये जो कंपाउंड है, क्या हमें पता है ये कौन सा कंपाउंड है? यहाँ पे तो हमें पता था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में CuSO4.5H2 है, तो हमें पता था 9 ऑक्सीजन है क्योंकि मैं फॉर्मूला देख रही थी। बट यहाँ तो मुझे उसने फॉर्मूला ही नहीं दिया। अब मेरा दिल कह रहा है कि क्या ये कंपाउंड NaCl है? हो सकता है ये सोडियम सल्फेट हो, या हो सकता है ये सोडियम फॉस्फेट हो। मुझे क्या पता कौन सा कंपाउंड है? मुझे क्या पता? मुझे तो बताया ही नहीं। मुझे तो बताया ही नहीं कितने सोडियम लेने हैं टोटल सोडियम में, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं। अगर NaCl होता तो 1 सोडियम होता, Na2SO4 होता तो 2 होते, Na3PO4 होता तो 3 होते, पर मुझे बताएगा कौन कितने हैं?
मेरे को कैसे पता न्यूमरेटर में 23 इंटू क्या लिखना है टोटल मास ऑफ सोडियम के लिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100, ये करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ही मुझे कौन बताएगा कि टोटल मास ऑफ सोडियम 23 लेना है, 46 लेना है, लेना क्या है। यहां पे मैंने देखा ना 9 ऑक्सीजन है, वरना मैं तो न्यूमरेटर में 16 लिख के भी खुश थी, जो गलत हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन तो 9 है, तो मुझे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना पड़ा न्यूमरेटर में। तो यहां मैं फंस जाऊंगी, मैं कहूंगी भाई तूने मुझे फॉर्मूला ही नहीं दिया, मुझे कैसे पता सोडियम का टोटल मास क्या है। क्योंकि अगर मुझे न्यूमरेटर पता चलेगा तभी तो मैं मोलर मास निकाल पाऊंगी इस फॉर्मूला से कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू उस चीज का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मैंने लगाया फॉर्मूला, मैंने रटा था, मुझे आता है, पर मैंने गलत लगाया क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि सोडियम 1 है, 2 है, 50 है, मुझे क्या पता। इसीलिए बेटा ये मिनिमम का बहुत बड़ा हाथ है। ये मिनिमम वर्ड मुझे ये बताता है कि एक ही सोडियम मानना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सोडियम कितनी हो सकती है, 1 ना, 0 मत बोल देना भाई, उसने परसेंटेज कॉम्पोजिशन 0 दिया होता ना फिर। तो एक सोडियम लेना है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उसने मिनिमम लिखा है, मतलब एक लेना है, मतलब एक सोडियम है। तो अब मैं लगाऊंगी मास ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो 23 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 इज इक्वल टू 11.5। इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा यार। तो मिनिमम का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आए होते हैं, सल्फर रिलेटेड है किसी एंजाइम में, कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन में आयरन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेर इन यू आर गिवन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड दे आस्क यू द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा के टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये पूरा समझो एंड व्हेन यू आर रेडी टुमारो तब हम सारे क्वेश्चंस फॉर ऑल द टॉपिक्स वी हैव डन अब तक, स्टार्टिंग फ्रॉम relative atomic mass until molecular formula की मतलब empirical molecular formula, वहां तक सब क्वेश्चंस हम एक साथ बल्क में करें ताकि हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चंस अप्रोच कैसे किए जाते हैं। तुम सबको फिजिकल केमिस्ट्री समझ आती है, फंसते कहाँ हो, अप्रोचेबिलिटी में, वो सीखना जरूरी है। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हम इसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे इन टुमारोज क्लास। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन लोगों ने देखा हुआ है, चीज़ों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है ना, पानी का जैसे H2O होता है या ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। ऐसे हमें मॉलिक्यूल के फॉर्मूला पता होते हैं थोड़े बहुत, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे H2O रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O लूं तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम है, सॉर्टेड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लूं तो 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो मैं थोड़ा सॉर्टेड चल रही हूं यहां तक। लेकिन अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। बेसिकली मोलर रेशियो होता है, मोल्स का रेशियो, ये मुझे बताता है सिंपलेस्ट रेशियो में ले लो। मतलब C6H12O6 अगर मैंने लिया ग्लूकोज, तो इसमें 6 12 6 है, इस रेशियो में है एटम्स। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। तो बेसिकली जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और उन चीजों की रेशियो लेके जो भी सिंपलेस्ट रेशियो आती है वो इंपेरिकल फॉर्मूला है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है ना सबको, H2O2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2:2 की रेशियो है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो
1:1 हो जाएगा, विच मीन्स HO इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज अभी हमने देखा C6H12O6 है, सिंप्लीफाई करा तो CH2O बन गया। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं C12H22O11, अब देखो 12:22:11, क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशो ही है। तो सुक्रोज का इंपेरिकल फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल आ सकता है। तो यहां पे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के? तो आंसर है यस। H2O ही देख लो, H2O में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, सिंपलेस्ट रेशो भी यही है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल हो सकता है। तो इफ देयर आर 4 स्टेटमेंट्स वेर इन वन ऑफ दोज आर, कि तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है और उसमें से तुम्हें एक स्टेटमेंट दिखी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नेवर इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अगर तुमने जब भी इस चीज के बारे में पढ़ा तो तुमने बस ऐसे ही एग्जाम्पल्स पढ़े जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज नॉट कमिंग इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो तुम्हारे लिए वो स्टेटमेंट करेक्ट है, पर वो इनकरेक्ट है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन नेवर बी इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये तो गलत बात है ना। कैन नेवर बी क्या होता है? माइट बी। हमारे पास तो एग्जाम्पल्स है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है उनके वैल्यू सेम है, मतलब वो सेम चीज है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो हमने ये देखा कि यार एक सेकेंड, अगर मैं इस इंपेरिकल फॉर्मूला में ये जो रेशो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, ये रेशो को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू सम n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेयर इन क्या ये n क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन ई है 2 2 whatever, और ऑप्शन एफ है 1 2 whatever, और ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, और ऑप्शन जी है 0 2 whatever। तो तुम्हें क्या लगता है ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या ये n 0 हो सकता है? नहीं ना। तो एटम्स के सबस्क्रिप्ट 0 हो जाएंगे, मतलब एटम्स है ही नहीं, तो काहे का मॉलिक्यूल? तो 0 तो नहीं हो सकता। अब हमें ये सोचना है कि ये जो वैल्यू है n की, ये 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है या फिर ये 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। हमने अभी अभी देखा कि ये n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो अगर कभी ऐसा ट्रिकी सा गेम आ जाए तो फंसना नहीं है, अपने आप को एग्जाम्पल्स देने हैं। हमेशा ये फिगर आउट करना है कि कहाँ पे मुझे वो 1 2 whatever दिख रहा है। तो आपके पास सबसे बेसिक एग्जाम्पल है पानी, जहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। आई होप यहां तक बात समझ आई है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू सम n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे एक और चीज बताओ कि इंपेरिकल फॉर्मूला का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ओके, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जो ए और बी से बना है, तो कैसे मैं उसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन बेटर है? कौन सा सिंपलेस्ट रेशो बेटर है, ये वाला या ये वाला? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताओ।
क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके गलत ना हो, इसलिए बता रही हूँ। सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म तक तोड़ के लाना उसको, आंसर होगा ये। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, फ्रैक्शंस नहीं आ सकते, तो कभी भी रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होनी चाहिए, तो 3:4 इज द simplest whole number ratio. Now, I just told you how empirical formula into sum n is equal to molecular formula. I just told you, right, where n can be whatever to whatever. अब ये n निकालेंगे कैसे हम पेपर में? ये n निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बोल दे कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास है 180, यूनिट्स नहीं लिख रही बट ग्राम पर मोल। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? सॉरी, मैंने मोलर मास बता देना, मॉलिक्यूलर मास इज 180 U, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो दिस इज 18 + 12 विच कम्स आउट टू बी 30। तो n की वैल्यू आ जाएगी, जो भी मॉलिक्यूलर मास वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा, डिवाइडेड बाय जो तुमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के मास निकाला है, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH2O × 6 मतलब C6H12O6। तो अभी तक हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी। अभी तक हमने ये सीखा इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। हमने यहाँ पे फोकस किया होल नंबर रेशियो वाली बात पे। फिर हमने देखा कि ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके वॉट तक हो सकती है, 2 से शुरू करना नहीं होता है। हो सकता है कहीं कहीं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल आए, ठीक है। और n की वैल्यू निकाली जाती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास करके। इतनी चीजें आई होप समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि हम पेपर में इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूलर मास को यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। वील स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अभी तक जो भी बोला है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो तुरंत ठीक कर दी जाएगी, ठीक है। और चमक रहा है तो भी बता देना। अब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बहुत तरह के सवाल आते हैं, 4 से 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, 4 से 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं एक टाइप के क्वेश्चन करा के आपको बस तरीका सिखा रही हूँ। कल की वीडियो में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप से क्वेश्चन उठाया जाएगा कि तुम दुनिया के कोई भी क्वेश्चन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें ना अटको, तुम्हें अप्रोचेबिलिटी आती हो, तुम्हें ये पता हो कि क्या स्टेप्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो तुम फंसोगे नहीं, ठीक है जी। तो चलो एक तरह के क्वेश्चन से हम सीखना चालू करते हैं कि इस चीज को निकाला कैसे जाता है। लेट्स गो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसने हमें एलिमेंट्स बता दिए, अब उसने हमें एलिमेंट्स के साथ साथ उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताई भाई साहब, और फिर उसने हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है और बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। कभी भी जिंदगी में ऐसे तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे और बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो तुम्हारे से वो पूछना चाह रहा है कि भाई एक काम कर, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल, फिर n की वैल्यू निकाल, और उसके बाद ना एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। हैं स्टेप से करें क्या? हाँ, कभी गलती नहीं होगी। अभी जो शुरू के वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाई थी ना, और तुम सोच भी रहोगे तुम में से बहुत लोग कि यार इतना बेसिक क्यों पढ़ा रही है यार, इसके लिए देखो इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट स्टेप्स क्या है। तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन देखते ही जिंदगी का पहला स्टेप होगा कि तुमने एक डब्बा बनाना है। स्टेप 1, एक डब्बा बनाओ। उस डब्बे में क्या क्या लिखोगे? बनाओ। उस डब्बे में तुम लिखोगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड में जो तुम्हें दिए। फिर
मास इन ग्राम्स, ये तुम्हारे डब्बे की हेडिंग्स चल रही हैं, मोल्स, और इन्हीं मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो जो है वो तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला देगा। तो तुम्हारे डब्बे में 4 कॉलम्स होने चाहिए, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, उसके बाद उसका मास, उसके बाद मोल्स, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो। इसी डब्बे से शुरू करना है, ठीक है। अब सबसे पहले डब्बा बनाते ही तुमने ये कॉलम फिल करना है, क्योंकि इसमें तुम पक्का हो कि भाई तूने हमें पेपर में ये 3 एलिमेंट दिए हैं, पक्का हो ना तुमने सवाल पढ़ा, तुमने कहा भाई कुछ नहीं आता, लेकिन डब्बा बना के कहानी शुरू करते हैं। तुमने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए, सी, एच और ओ लिख दिए। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 होता है उसका मास लिखना। मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो स्टेप है तब। स्टेप 2 है मास लिखना ग्राम्स में। पर मैम उसने मास दिया ही नहीं, मैं कैसे लिखूं? उसने तो मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ के मैं मास तक कैसे पहुंचूं? मेरे को थोड़ी मास बताया है, उसने तो मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताई है। एग्जैक्टली किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज जो बताई है उसके मायने क्या थे कि अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लूं तो उसमें उतने परसेंट के इक्वल ग्राम्स वो एलिमेंट है। ये करोगे तो अटकोगे ही नहीं। तो हम क्या मानेंगे? हमने अपने आप से मान लिया कि भाई तूने हमें 100 ग्राम कंपाउंड दिया, क्योंकि हमें पता है आगे रेशोज वेशोज आनी है, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। और जब हम 100 ग्राम कंपाउंड लेंगे तो उस 100 ग्राम में से 40.68 ग्राम्स कार्बन का होगा, 5.085 ग्राम्स हाइड्रोजन का होगा और 54.228 ग्राम्स ऑक्सीजन का होगा। सॉर्टेड। तो आओ मास भी आ गया हमारे पास, 40.68 ग्राम्स, 5.085 ग्राम्स और नेक्स्ट क्या है 54.228 ग्राम्स। मास तुम्हारी आंखों के सामने है, जो गिवन मास है। क्या इस गिवन मास की शक्ल देख के हम मोल्स निकाल सकते हैं? पिछली वीडियो में सीखा है हमने मास से मोल्स कैसे निकालते हैं। तुमने फॉर्मूला रटा होगा, पर मैं बता देती हूँ। 12 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 40.68 ग्राम्स में कितने मोल होंगे? 40.68 डिवाइडेड बाय 12, जो वैल्यू आएगी बेटा 3.388। अच्छा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होता है तो 5.085 ग्राम्स में कितना होगा? 5.085 मोल होगा जी। नेक्स्ट, हमें मालूम है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल। तो इतने ग्राम्स का मतलब क्या होगा? दिस टर्म डिवाइडेड बाय 16 विच ऑल्सो कम्स आउट टू बी 3.388। निकाल लेना, फॉर्मूला लगा लो, तुम्हें फॉर्मूला रटने में बड़े मजा आते हैं ना। गिवन मास, ये जो लिखा हुआ है मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। तुम फॉर्मूला लगा लो। ये था स्टेप 3 जो मैंने यहीं कर दिया है, पर मास लिखने के बाद स्टेप 3 था मोल्स निकालना, जो आए 3.388, 5.085 और 3.388। अब नेक्स्ट स्टेप है सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। क्या क्या था? 3.388, 5.085 और 3.388। कार्बन के मोल्स ये, हाइड्रोजन के ये, ऑक्सीजन के ये। अब सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए ये जो वियर्ड टर्म्स है ना, इनमें जो सबसे छोटी होती है उससे सबको डिवाइड कर दो। जो ये टर्म्स है इनमें से जो सबसे छोटी हो उससे सबको डिवाइड कर दो। मतलब 3.388 डिवाइडेड बाय 3.388 1, ये आएगा 1.5, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.388 और ये आएगा 1 ही। पर मैम एक सेकेंड, ये तो CH1.50 है। तुम बताओ क्या ये रेशो ठीक है किसी की भी? नहीं यार, होल नंबर रेशो चाहिए। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तरीके आते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो C2H3O2 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेरी बात समझे? अब समझ आया कि मैं क्यों इतनी बेसिक बातों पे इतना टाइम वेस्ट कर रही थी, मैं क्यों बोल रही थी ये गलत है और ये सही है? क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ तक लाना था कि तुम्हें ये बातें समझ आ जाए। एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने वाले सारे स्टेप्स दोबारा कर लेते हैं। एक डब्बा बनाना है, स्टेप 1। उस डब्बे में 4 कॉलम होने चाहिए। पहले कॉलम में हम लिखेंगे एलिमेंट, जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमें अगला कॉलम बनाना होता है मास इन ग्राम्स का, नेक्स्ट कॉलम होता है मोल्स का, और इन्हीं मोल्स की सिंपलेस्ट रेशो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला देती है, होल नंबर रेशो। एलिमेंट्स थे CHO। मास कैसे निकाला बेटा आपने? मास निकालने के लिए आपने माना अगर 100 ग्राम कंपाउंड होता तो कार्बन कितना होता, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, और आपने वो मासेस यहाँ लिख दिए। उसके बाद मोल्स निकालने हम सबको आते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। इस वाले टर्म को 12 से डिवाइड करना था, इसको 1 से, इसको 16 से, यहाँ पे आपके मोल्स आ गए। उन मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए जो सबसे छोटी टर्म थी उससे हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वियर्ड रेशो आई जो अभी भी सिंपलेस्ट नहीं है क्योंकि ये होल नंबर रेशो नहीं है। तो हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया C2H3O2। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। यहां तक आपको बात अगर चमक गई, ये चारों कॉलम्स वाली, अब देखो मेरे साथ कर रहे हो तो एक एक स्टेप अपने आप करोगे। देखा मेरा हाथ भी चला था ना अपने आप, यहां तक मैंने तुम्हें इसी में करा दिया था क्योंकि आपका वो हाथ वैसे चलने लगता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है तो स्टेप 5 होगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने का। मतलब C2H3O2 से क्या मास आ रहा है, 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 3 प्लस 32, तो 5 और 4 9, 59 आ गया। n की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास उसने क्वेश्चन में दिया है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, n की वैल्यू निकाल दो। ये है स्टेप 6। स्टेप 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, and step 7 is finally empirical formula into n will give you the molecular formula 59, अरे 59 नहीं, C2H3O2 into 2, तो C4H6O4 is the molecular formula. Again, I will do it for you again. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्टेप 1, डब्बा बनाओ। डब्बे में कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स, मास, मोल्स, सिंपलेस्ट रेशो। एलिमेंट लिख डालो। फिर मास कैसे निकालोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मास में कन्वर्ट करके 100 ग्राम कंपाउंड मान के जो भी उस चीज की परसेंटेज है वो उसका मास बन जाएगा। गिवन मास आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास करना हर एलिमेंट के लिए, मोल्स आ जाएंगे। उन मोल्स में से देखना जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई तो मुबारक हो, नहीं आई तो उसको बना देना। ये करने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना, वो वैल्यू आ गई तो n की वैल्यू आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक पूरी बात समझ आई है। अगली तरह का क्वेश्चन ये है, भाई अगर कुछ नहीं चमक रहा और दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो खुल के बताना, कल की वीडियो में क्वेश्चंस कराने से पहले दोबारा समझा दिया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चंस में हर चीज सीखोगे दोबारा। असर्शन रीजन, असर्शन क्या है, इंपेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। रीजन है empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound, which is correct. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Both A and R are true, but R is the correct explanation था पहला, और दूसरा है not correct explanation। फिर A is true, R is false, A is false, R is true। assertion reason questions तुमने देखे हुए हैं, ऐसे होते हैं। मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये उस स्टेटमेंट का रीजन दिया है। ठीक है, हो सकता है ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो सकता है ये गलत
हो सकता है ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है ये गलत हो, ये सही हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट से चलते हैं। द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या ये बात सही है? इथीन पता है क्या होता है? 9वीं में पढ़ के आए हो, 10वीं में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। इथीन C2H4, पर ये हमें क्या आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालूं मैं? मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल कैसे जाऊं? जैसे अभी ग्लूकोज में गए थे वैसे। जब ये बात समझानी शुरू की थी तब ग्लूकोज में भी तो उल्टा गए थे, तो इसमें उल्टा कैसे जाओगे यार? रेशो क्या है? 2:4। सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगी? 1:2। CH2 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 2 × 12 प्लस 4 × 1, 28 AMU। मॉलिक्यूलर है ना, मोलर नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 12 + 2। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मास हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास दिखा? तो पहली स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सही बात है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमने जब निकाला तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो था, और जो रेशो इसका हाफ थी, तो हमें ये समझ आया कि इंपेरिकल मास जो है वो इसका हाफ होगा। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा सा ही, एग्जैक्ट ऐसा सा ही एक और क्वेश्चन ये है, तरीका अलग है बस पूछने का। वहां पे सेम क्वेश्चन को मैंने असर्शन रीजन में पूछा है, यहां मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई मेरे को रेशो बता दे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला की। मेरे को पता है इंपेरिकल फॉर्मूला × N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, या वो भी छोड़ो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिक एसिड का मैं बता सकती हूँ, CH3COOH। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला? C1H2O1। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने रेशो को, तो CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला × मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये पूछा यार आपसे n क्या है भाई? ट्वाइस है ना, ये ट्वाइस है, ये दिस अपॉन दिस करा तो 2:1 इज द आंसर। सीख गए होगे? अगर सीख गए तो क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, द रेशो ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। आई होप इतनी बात चमक गई है। यहाँ पे हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था कैसे? इस मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो करके, है ना, जो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दे रहा था। इस थॉट को दिमाग में रखो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। होल्ड दैट थॉट, दिमाग में रख के क्वेश्चन ट्राई करो। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर। पॉज इट राइट नाउ। क्वेश्चन कहता है अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड हैज इतने मोल्स ऑफ सोडियम, इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इतने मोल एटम्स ऑफ कार्बन। क्या दिया है हमें? सोडियम, ऑक्सीजन और कार्बन। अब सोचो, क्या तुम्हें इनका मास दिया है? मास नहीं। तो मैम क्वेश्चन कैसे करें? क्योंकि तुम्हें सीधा इस स्टेप तक लेके जा रहा है ना वो। मास की जरूरत क्या है तुम्हें? हमने इसी मोल का सिंपलेस्ट रेशो ही तो निकालना था नेक्स्ट कॉलम में, और वो हमें मोल्स तक खुद ब खुद लेके जा रहा है, तो मास की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए ये कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोल उसने मुझे सोडियम के दिए हैं 0.0887, ऑक्सीजन के दिए हैं 0.132, लेकिन दिक्कत ये है कि कार्बन की जो भी ये वैल्यू दी है इसको मोल में मत लिख देना यार।
ये जो वैल्यू है ये मोल्स थोड़ी दिए हैं, ये तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, बाकी सब लोग मोल में है। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला ये लिखोगे तो ये क्यों गलत है? क्योंकि ये मोल, मोल और एटम है, बस सेम तो रखो, या तो सारे ही एटम्स की रेशो में रखो या तो सारे ही मोल की रेशो में रखो। ये क्या बकवास है? तो ये तो कतई नहीं हो सकता। आई होप बात समझ आ रही है। तो क्या हो सकता है फिर? तो क्या करें इसमें फिर? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अब मैं क्या ही कर दूं फिर? अब मुझे इसको मोल में कन्वर्ट करना है बस, और वो मैं कर सकती हूँ यार। गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज मेरे पास है, सॉरी 22, डिवाइडेड बाय कौन? एवोगैड्रो नंबर। यही तो करने को बोल रहा है वो, मोल्स ही तो निकालने हैं। अगर मैंने इसके मोल्स निकाल दिए तो मेरे पास मोलर रेशो आ गया, राइट? है ना? तो ये आ जाएगा 0.044। अब मेरे पास ये भी मोल्स में आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ये जो सबसे छोटी वैल्यू है इससे सबको डिवाइड ही तो करना है बस। तो 0.0887, 0.0887 डिवाइडेड बाय 0.044 करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 2 आएगा। 0.132 डिवाइडेड बाय 0.044 सबसे छोटी वैल्यू है, ये करेंगे तो 3 आएगा, और 0.044 डिवाइडेड बाय 0.044 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया Na2O3C, Na2O3C विच इज नथिंग बट Na2CO3। आंसर इज ऑप्शन ए। तो सेम चीजों का रेशो लेना है। आई होप अभी तक जितनी बातें करी हैं वो सब समझ आई होंगी। आई विल से दैट अगेन कि भैया प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देखना, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो जरूर बताना, और सब कुछ चमका कि नहीं चमका वो भी बता देना। 5 आवर्स तक ये वीडियो रहेगी, उस बात को याद रखना। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास लाइव करनी है या रिकॉर्डेड, वो मैं डिसाइड करूंगी बेस्ड ऑन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग क्या चाहते हो, और जो भी पोल होगा इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। आई विल सी यू टुमारो। बाय।